गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी में आज हम देखेंगे ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 क्रिया, जो हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया है। आज हम देखेंगे उसकी नोट्स, और वो आपको आपकी हिंदी ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें अच्छे हैंडराइटिंग में लिखनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिया और उसकी डेफिनेशन। क्रिया किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेहा पढ़ रही है। दूसरा सेंटेंस है ठंडी हवा चल रही है। और तीसरा है पर्दा हिल रहा है। ये जो सेंटेंस है वो हमारी क्रियादर्शक सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले सेंटेंस में हम देखें तो पढ़ रही है, दूसरे सेंटेंस में चल रही है और तीसरे में हिल रहा है। ये जो तीनों शब्द है जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है वो तीनों क्या है? क्रियादर्शक शब्द है। क्रिया का अर्थ है काम, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना, उठना, बैठना, रहना, चढ़ना, सुनना, गाना, नाचना आदि अनेक क्रियाएं हैं। ये जो सारे शब्द हैं वो क्रियादर्शक शब्द हैं। प्रत्येक क्रिया या तो होती है या उसे किया जाता है, या तो क्रिया खुद होती है या फिर क्रिया को किया जाता है, जो किसके द्वारा होता है? कर्ता के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिखूंगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखूंगा आएगा, लिखूंगा, लिखता, लिखा, लिखेगा। इन सभी क्रिया रूपों में लिख समान रूप से मिलता है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को धातु कहते हैं। इसी प्रकार पढ़, आ, जल, चल, खा, गा आदि शब्द धातु के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा जो है वो है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। हम सबसे पहले देखेंगे पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन हम देखें। अकर्मक यानी अ प्लस कर्मक, जिसका अर्थ हुआ कर्म के बिना। जिस क्रिया का ना तो कोई कर्म होता है और न ही होने की संभावना होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं या कहलाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मोनिका सोती है। यहाँ पे क्रिया कौन सी है? सोती है। और मोनिका क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पे क्या है? कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया और कर्ता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल है अकर्मक क्रिया का। दूसरा है सकर्मक क्रिया। डेफिनेशन देखिए। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। आगे हमने देखा अकर्मक में कि सिर्फ कर्ता और क्रिया होता है, कर्म नहीं होता है। लेकिन सकर्मक में क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, धोबी कपड़े धोता है। ठीक है, यहाँ पे कर्ता कौन है? धोबी। कर्म क्या है? कपड़े। और क्रिया क्या है? उसका धोना, मतलब धोता है। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। सकर्मक क्रिया में भी हम देखें तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे एक कर्मक क्रिया और उसका एग्जाम्पल। एक कर्मक क्रिया
जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है। इन वाक्यों में क्रमशः फल और पानी में एक एक कर्म आता है, अतः यहाँ एक कर्म क्रिया है। जैसे यहाँ पे है बच्चा करता खाता है क्रिया, लेकिन फल क्या है, कर्म है। वैसे ही दूसरे सेंटेंस में गाय करता है पीती है, वो उसकी क्रिया है, लेकिन पानी वो उसका क्या है, कर्म है। दोनों सेंटेंस में एक एक कर्म है, इसीलिए ये दोनों एक कर्म क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे औरत पक्षियों को दाना डाल रही है, यहाँ पे करता है औरत, और डाल रही है वो क्या है, क्रिया है, लेकिन क्या डाल रही है, दाना, वो होगा कर्म। और दूसरा है किसको डाल रही है, तो आंसर है पक्षियों को। तो ये सेंटेंस में पक्षी और दाना दो कर्म हुए, इसीलिए ये सेंटेंस द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल कहलाया जाएगा। तो हमने देखा कि कर्म के आधार पर जो दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक, और सकर्मक में भी हमने देखा एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद में दूसरा भेद, रचना या संरचना के आधार पर उसके भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे सामान्य क्रिया। डेफिनेशन है, कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती है, वे मूल क्रियाएं होती हैं, ये धातु में न जोड़कर बनती है। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, पाना, जाना, उछलना आदि। जैसे हम अगर सेंटेंस देखें तो कोयल अब नाचेगी, माँ ने खाना खाया। ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सामान्य क्रिया के एग्जाम्पल है। ये दोनों सेंटेंस में नाचेगी और खाया वो सामान्य क्रिया के उदाहरण है। दूसरा हम देखें संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगर हम इसका विशेष अर्थ देखें तो क्या होता है कि जब सेंटेंस में विशेष अर्थ प्रकट करना हो तो मुख्य क्रिया के साथ अन्य क्रिया जुड़ जाती है और उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे वह पढ़ रहा है, कल मेहमान चले जाएंगे। ये दोनों सेंटेंस में हम अगर सेंटेंस बोलना चाहे तो वह पढ़ता है और कल मेहमान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रहा है और चले जाएंगे, हमने क्या किया है, दो क्रियाओं का प्रयोग किया है और इसीलिए ये जो उदाहरण है वो संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना। जब दो क्रिया या मिलना एक साथ मिलके जब सेंटेंस बनाएगी तब वो क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। अब हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। डेफिनेशन है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखा था पढ़ वो क्रिया का धातु रूप है, लेकिन पढ़ना वो क्या हुआ, नाम धातु क्रिया हुआ। जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, हम अगर देखें तो इसके एग्जाम्पल इस तरह से है, ऐसा लगता है कि वह सठिया गया है। यहाँ पे सठिया गया है वो किसका एग्जाम्पल होगा, नाम धातु क्रिया का एग्जाम्पल होगा। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा मिलती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ पे धुलवाती है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगा। दूसरा है, मोहन गर्मी में प्यासों को पानी पिलवाता है। तीसरा है, करिश्मा माली से पौधे मंगवाती है। यहाँ पे धुलवाती है, पिलवाता है और मंगवाती है, ये तीनों प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में
दूसरी एक बात याद रखनी है कि प्रेरणार्थक क्रियाओं में निम्नलिखित 2 प्रकार के कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, प्रेरणा पाकर काम करने वाला प्रेरित कर्ता। जैसे हम पहले एग्जाम्पल में देखें, सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। इसमें सुनीता क्या होगी? प्रेरक, क्योंकि वो कपड़े धोने के लिए किसे प्रेरणा दे रही है? नौकरानी को। और प्रेरणा पाकर काम कौन करता है? नौकरानी। कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है? नौकरानी। तो जो नौकरानी होगा वो क्या होगा? प्रेरित कर्ता होगा। 5वां है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोएगा। यहाँ सोने की क्रिया से पहले कौन सी क्रिया होने वाली है? पढ़ना। तो यहाँ पे क्या होगा? वो पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। या हम दूसरे शब्दों में देखें तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने ये सेंटेंस में देखा, सोएगा वो मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले क्रिया होने वाली है पढ़ना। वो पढ़ लेगा, उसके बाद सोने वाला है, इसीलिए पढ़कर वो क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा। दूसरे एग्जाम्पल देखें, मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा। यहाँ पे खेलने जाना वो क्या है? मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया होने वाली है? गृह कार्य को समाप्त करना। तो यहाँ पे करके जो है वो क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा। दूसरा, नृत्य गीत का कार्यक्रम समाप्त करके भोजन परोसा गया। भोजन तो परोसा, लेकिन कब? जब गीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ तब। तीसरा है, सोमेश ने चाय छानकर माताजी को दे दी। माताजी को दी चाय, लेकिन कब? देने से पहले उसने कौन सा काम किया? चाय को छानकर। तो यहाँ पे छानकर शब्द है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, तब्बू ने कपड़े धोकर सुखा दिए। इसमें कपड़े सुखा देना वो क्रिया मुख्य है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है? कपड़ों को धोया गया है। तो जो धोकर शब्द है वो आएगा पूर्वकालिक क्रिया। मैंने यहाँ पे आंसर के साथ कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं जो आपको नोटबुक में लिखने नहीं हैं, लेकिन उसे याद करने हैं। जैसे पहला है, सामान्यतया क्रिया के खाली जगह भेद होते हैं। तो आंसर आएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है, धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है? यौगिक क्रिया, सामान्य क्रिया या विधिवाचक क्रिया? तो आपका आंसर क्या आएगा? सामान्य क्रिया। जैसे हमने देखा था, लिख वो धातु है, लेकिन उसके साथ ना जोड़ने से लिखना होता है। आगे, जाना से प्रेरणार्थक रूप बनता है। जनाना, जनवाना या भेजना? आपको ये आंसर भी आ जाएगा भेजना, क्योंकि जनाना और जनवाना वर्ड हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बात से नाम धातु बनेगा। बताना, बाताना, बतवाना या बतियाना? क्या आएगा आंसर इसका? बतियाना। बात वो नाम धातु, बात वो क्या है? धातु है, और उसके ऊपर से बतियाना नाम धातु बनेगा। 5वां, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक, संयुक्त या नाम धातु? क्या आंसर आएगा? संयुक्त क्रिया आएगा। 2 क्रिया जुड़ी है। अब हम देखें, निम्नलिखित वाक्य में से किस में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? वह खाकर विद्यालय जाता है, वह खाकर टहलता है, वह खाकर नाचता है, वह लेटकर खाता है। आपका आंसर क्या होगा? वह लेटकर खाता है। निम्नलिखित वाक्य में से किस में नाम धातु का प्रयोग हुआ है? चाय ठंडी हो गई है, थोड़ा गर्मा देना। उनकी कहानी समाप्त हो गई है। प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं। आंसर क्या आएगा? चाय ठंडी हो गई है, थोड़ा गर्मा देना। नेक्स्ट है, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? 2, 4 या 6? हमने देखे प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप हैं? 2, एक प्रेरक और दूसरा प्रेरित।
क्रिया सामान्यतया वाक्य में डैश का काम करती है, उद्देश्य का, विधेय का या अव्यय का। आंसर क्या आएगा हमारा? उद्देश्य। और लास्ट है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आती है? पूर्वकालिक, सामान्य या संयुक्त? किस में आएगा? सामान्य क्रिया में आएगा।